बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर की आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर में हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि असेंबली सीटों की हदबंदी और तब्दीली का अमल दुरुस्त है या नहीं। आज की समाअत के दौरान मरकज और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल पेश किए गए। मरकज की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी की मुखालफत की। जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा की सीटों में बदलाव के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव किए गए हैं वो फिलहाल संविधान के खिलाफ हैं और सरकार इस पूरी दिशा में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकती। वही मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब कोई भी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा गजट नोटिफिकेशन में जारी कर दी जाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की सकती है, यानी कि अदालत के द्वारा उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख जब एक नया टेरिटरी बना तो उसके बाद जनसंख्या के आधार पर सीटों में बदलाव और परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला सुनाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगी कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पर जो नियम अपनाए हैं क्या वो सही है या फिर गलत। कैमरामैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ारत दाखिला से मौसूला आरटीआई के जवाब में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हाथों मारे गए लोगों के बारे में मालूमात दी गई। आर्टिकल 370 की मनसूखे के बाद की मालूमात दी गई है। आरटीआई में कहा गया है कि अगस्त 2019 से जुलाई 2022 तक 118 शहरी मारे गए हैं, जिनमें 5 कश्मीरी पंडित और 16 दिगर कम्युनिटी के अफराद शामिल हैं। और आइए अब सुनते हैं साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का क्या कुछ कहना है। सही है कि एक फ्रस्ट्रेशन धारा 370 के बाद बढ़ी है। हालांकि बहुत सी चीजें जो पत्थरबाजी सामने सामने की जाती थी उसको बहुत हद तक रोका गया है। जो घुसपैठ थी उसको रोका गया है। जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहां पर इस प्रकार के हालात बनाते थे उनको भी रोका गया है। लेकिन ठीक है कि इस फ्रस्ट्रेशन के कारण से कहीं ना कहीं से टारगेट किलिंग का जो मामला शुरू हुआ है या सिविलियंस को मारने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसके 2-3 कारण रहे। एक तो जब ये कहा गया कि वोटर लिस्ट में कोई भी नाम दर्ज करा सकता है तो बाहरी मजदूरों को या वहां पर काम करने वालों को किया गया। इसके अलावा कश्मीरी पंडित को जब बसाने की बात की थी उन पर भी अटैक किया गया। तो इस सारे माहौल में ऐसा नहीं है कि हमारे सुरक्षा बल काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस प्रकार के एलिमेंट्स को जल्द खत्म भी कर दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो सियासी पार्टियों की तरफ से बयान आए वोटर लिस्ट को लेकर उसके बाद भी हत्याएं वो भी एक कारण बनी? बिल्कुल, उन लोगों ने भड़काना शुरू किया। उनकी मंशा कुछ इस प्रकार सी थी, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल फिर से पैदा हो। तो उसी के का परिणाम रहा कि पिछले दिनों जो लास्ट में राम बिहारी और इस प्रकार के 2-3 लोगों को भी मारा गया, ये भी इसका कारण है। बिल्कुल, जो घाटी की जो पार्टियां हैं उनको समझना चाहिए कि ये लोग यहीं के बाशिंदे थे, यहीं के रहने वाले थे और किसी विशेष कारणों से 32 साल पहले जिस प्रकार से विस्थापन हुआ था तो उनका अधिकार है कि वो अपने जाकर के वहां पर रहें और इस प्रकार का माहौल बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है उसकी तरफ कदम बढ़ रहे हैं और जल्द ही ये भी सोचा जाना चाहिए कि सेफ पैसेज उनको दिया जाए, सेफ जगह उनको दी जाए, उनको सिक्योरिटी के साथ भेजा जाए, तभी संभव हो पाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने बीजेपी पर तंज किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने दावा किया था कि दफा 370 की मनसूखी के बाद हालात नॉर्मल हुए हैं, लेकिन दहशतगर्द शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ये इंकशाफ आरटीआई हुआ है। इन्होंने इन हलाकतों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। ये तो 1990 के बाद दूसरी बार है कि 2022 में 21 में ये शुरू हो गई कि टारगेट करके आप सिलेक्ट करके आदमी को मारते हैं, घर में जाके मारते हैं, उसको अपनी ड्यूटी पे मारते हैं। और कश्मीरी पंडित, हिंदू, जम्मू के मुलाजम, ये तमाम जो है बाहर के जो लोग काम करने आते हैं, ये पहली बार देखा गया है कि इस तरह से जो है 30 साल के बाद
टारगेट करके आप माइनॉरिटीज को, वाइट्स के लोगों को, जम्मू के मुलाजमों को, उन लोगों को करते हैं। और दूसरी बात ये बताता है कि एक बड़ी संख्या, अगर उसमें एक संख्या माइनॉरिटीज की है तो एक बड़ी संख्या जो है वो वहाँ के लोकल मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं। एक ये प्रोपेगेंडा के फिरका प्रस्ती का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो भी गलत है कि जो देशभक्त वहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम है, जो देशभक्त जब आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के डिजाइन के खिलाफ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी के लोग भी वो जो है वो शहीद किए जाते हैं। सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग की जाती है। वोटर लिस्ट की विवाद तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुआ कि 25 लाख वोटर बने, वो तो 2 महीने पहले की बात है। ये किलिंग तो पिछले 1-1.5 साल से टारगेट करके किलिंग्स हो रही हैं। इसलिए बीजेपी बेबुनियाद बातें करती है तो टोटल फेलियर है। होम मिनिस्ट्री और यूटी के अंडर ये इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर है 2018 से लगातार गवर्नर रूल में, और यूटी बनने के बाद तो परिंदा भी अगर मारा जाता है तो रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए वो जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। वो 12-12 साल तो 10-10 साल तो उनको कोई किसी ने टच नहीं किया, वो तो किराए पे भी रहते थे। आज तो माले मकान भी डरते हैं। उन्होंने उनके हाथ जोड़ करके कहा और उन्होंने बयां की है ये बात नंगे पांव मार्च करके कि अब खतरा क्यों बढ़ा। आपने 370 के बाद जो राग अलाप रहे हो पूरे देश में कि 370 हम खत्म किया तो हालात सामान्य हो गए। मैं ये क्यों ना कहूं कि भाजपा की जो पब्लिसिटी स्टंट है, ये कहना है उसकी वजह से माइनॉरिटीज और वहां इनोसेंट टारगेट हो रहे हैं। जो आप पूरे देश में और दुनिया में ये बता रहे हैं कि 370 बीमारी थी जिसका खत्म करने से, स्टेट का दर्जा खत्म करने से हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया। मैं कहता हूं इसके रिएक्शन में वहां जो लोग हैं, आपने उन लोगों को और के बाहर के लोगों को बचाएंगे। जो मजदूर और जो लोग वहां हैं उनको टारगेट करवा रहे हैं। ये सरकार की और बीजेपी की नीतियों की वजह से वो टारगेट हो रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर का कहना है कि आर्टिकल 370 की मंसूखी के बाद वादी में टारगेट किलिंग के लिए बीजेपी की गलत पॉलिसियां जिम्मेदार हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए शेख बशीर ने कहा कि अगर कोई फैसला लेने से पहले अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाता तो इन टारगेट किलिंग्स से बचा जा सकता था। देखिए, 1990 के बाद कंटिन्यूसली किलिंग्स हो रही हैं, तो ये हमने गिना नहीं कि 370 हटने के बाद कितने हुए हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा नुकसान मेजॉरिटी कम्युनिटी को हुआ है। उसमें सिविलियन भी है, उसमें पुलिस वाले भी हैं, और कुछ अरसा से सेलेक्टिव किलिंग हो रही है। उस सेलेक्टिव किलिंग जो है वो बहुत बड़ी मतलब एक सोसाइटी के ऊपर बददाग है, और उसको अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहें तो वो भी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो नेशनलिस्ट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको खुद मरवा रही है, उनको खुद टारगेट करवा रही है। जो जिन लोगों ने वहां लड़ाई लड़ी उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है। इस वक्त वो समझते हैं कि सिर्फ बीजेपी को खतरा है। जिन लोगों ने 1990 से लेके आज तक वहां अपने आप को जिंदा रखा और सिक्योरिटी थी, उनको सिक्योरिटी कवर हटा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी गलत है। वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा टारगेट उन लोगों को करवा रहे हैं जो नेशनलिस्ट हैं। और समझता हूं कि इस मामले में जो बाकी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये कर ही नहीं रहे हैं। जो जी में चाहता है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जो जी चाहता है करते हैं। कभी इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई किसी अपोजिशन वाले को भी पूछा नहीं कि बताइए। फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, महबूबा मुफ्ती है, एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मैंने कहा बात सुन लीजिए, आज गवर्नमेंट वो कर रहे हैं ना, तो उनको ही देखना है कि इसको कैसे रोकना है। जब ये किलिंग शुरू हुई, सिलेक्टिव किलिंग, तो उन्होंने को ही देखना है ना कि कैसे इसको रोकना है। लेकिन ये भी हकीकत है कि सिक्योरिटी नेटअप जो है, वो जो सिक्योरिटी जो कवर है वो सिलेक्टिव है, और सिलेक्टिव अगर है तो वो बाकी लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो फिर बीजेपी वालों को क्यों जरूरत है ज्यादा? उनके जो हल्का प्रेसिडेंट है या उनका जो डे प्रेसिडेंट, उसको भी सिक्योरिटी दी जाए और बाकियों से हटा जाए। क्यों? लेकिन उसमें तो तमाम लोग हैं ना, उसमें तो सियासी जो किलिंग्स हुई हैं। वही तो मैं कह रहा हूं आपको, वही तो मैं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने ये मैस क्रिएट किया हुआ है। अपोजिशन को वेटेज देना चाहिए। डेमोक्रेसी में हमेशा, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 5 हो, उससे फायदा होगा। ये समझते हैं हम कश्मीर के एक्सपर्ट हैं, तो हम समझते हैं कि अगर एक्सपर्ट हैं तो करो। कश्मीर में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच तसादुम कई सालों से जारी है। तसादुम ज़दा इलाकों में पकड़े गए जंगली जानवरों की बाज़ आबादकारी का अब एक बड़ा मसला
बनकर सामने आ रहा है। देखिए इस हवाले से हमारी ये खास रिपोर्ट। वाइल्ड लाइफ SOS से वाबस्ता आलिया मीर और उनके साथी भालू की मनपसंद ग़िज़ा शहद और दीगर चीजें रोजी, जूली और फैंसी तक पहुंचाने में मशगूल हैं। रोजी और जूली नाम के ये मादा भालू बचपन से ही इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में हैं। खाने पीने के दौरान इतना ख्याल रखा जा रहा है कि इन जंगली जानवरों का जंगलीपन बरकरार रहे, लेकिन इन्हें वापस जंगलों में छोड़ देना काफी मुश्किल है। भालू के साथ साथ यहाँ ये एक चील भी मौजूद है जो कि रिहेबिलिटेशन टीम को जख्मी हालत में मिली थी। इसे इलाज के लिए यहाँ लाया गया था। अब ये फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही है। आलिया मीर स्नेक विमेन के नाम से बेहद मशहूर है। आलिया मीर ने कई जहरीले सांप इंसानी बस्तियों से बचाकर आजाद किए हैं और ये रेड स्नेक भी सर्दी बढ़ने से पहले ही आजाद किए जाएंगे। आप जिस बंदर को देख रहे हैं वो कुपवाड़ा के रूस से काफी जख्मी हालत में यहाँ लाया गया था। अब ये यहाँ ज़ेरे इलाज है। हालांकि जख्म काफी गहरा है, लेकिन डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। परिंदों और सांप वगैरह को आजादी मिलने के बाद जंगलों और दीगर मुकामात पर अपनी जगह तलाश करना आसान होता है, लेकिन भालू और तेंदुए जैसे जानवरों के लिए ये काम काफी मुश्किल होता जा रहा है। आलिया मीर और वाइल्ड लाइफ महकमे से वाबस्ता लोगों को इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। एक रेस्क्यू तब तक सक्सेस नहीं है जब तक कि उस एनिमल को वापस वाइल्ड में रिलीज ना किया जाए। वी नेवर प्रमोट एनिमल्स को लाए और उनको यहाँ पे रखें। वी नेवर प्रमोट दैट। जब भी बेयर या कोई भी एनिमल जब हम वापस उनको वाइल्ड में रिलीज करें तो उनको एक प्रॉपर हैबिटेट में रिलीज़ किया जाए जहाँ पे उनका फीडिंग वगैरह जो नीड्स हैं वो उनकी फुलफिल हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हमने किसी को छोड़ दिया किसी एनिमल को और वो वापस उस हैबिटेशन में आता है। लेकिन हाँ एक केस हुआ था हमारा सोनमर्ग में जहाँ से हमने 2017 में एक ब्राउन बेयर लाया था। सो दैट ब्राउन बेयर वाज हैबिचुएटेड टू गो टू द होटल्स देयर और एक बार पकड़ के उसको वापस हमने रिलीज कर दिया था, लेकिन वो फिर भी दैट हैड बिकम सो हैबिचुएटेड कि वो वापस उस जगह पे आ गया था। जब भी हमें कभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन से हम किसी एनिमल को रेस्क्यू करके ले आते हैं अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर में, हम फ़ौरन उसका एक मुआयना करते हैं, एक हेल्थ चेकअप करते हैं कि ये सूटेबल है रिलीज़ के लिए कि नहीं। अगर हमें लगता है कि इसमें थोड़ी कोताही, ये बीमार है थोड़ा, तो हम उसको इस तरह से अपने रेस्क्यू सेंटर में करते हैं ताकि उस जो ह्यूमंस के साथ उसको क्लोज कंटैक्ट हो वो बहुत कम हो, ताकि उस पर ह्यूमन इम्प्रिंटिंग ना हो, क्योंकि हमें इस जानवर को रिलीज़ करना। सो हमने वो एहतियाती तदाबीर लेते हैं कि इसमें ह्यूमन इम्प्रिंटिंग टोटली ना हो। हम अपने रेस्क्यू सेंटर में उस जानवर को रखते हैं जिसका सस्पेक्टेड अगर इसने कहीं पे ह्यूमन पे अटैक किया हुआ है या इसमें ऐसा कोई बीमारी है। शबीर अहमद भट्ट कई बरसों से रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के साथ जुड़े हैं। इनका कहना यही है कि कई बार इन जानवरों के साथ ऐसा जज्बाती रिश्ता जुड़ जाता है कि जब इन्हें आजाद कर दिया जाता है तो इनकी दूरी का एहसास मजीद बढ़ जाता है। इनकी कमी से काफी दुख होता है। सर एक बार हमने एक कब लाया था, हमने 1 साल से यहाँ पे रखा था। जैसे उसको रिलीज किया था तो बहुत याद आ रही थी उसकी भी। कभी हमने 1 महीने उसको मैं खुद गया फील्ड में उसको ढूंढने के लिए, कभी कब कहाँ मिलेगा उसको देखूं, वो तो होता है सर, फीलिंग तो होती है सर। कहने के तो वाइल्ड लाइफ महकमा इन जानवरों का जंगलीपन बरकरार रखने की कोशिश करता है, लेकिन दाछीगाम नेशनल पार्क में अब इतने लोग आते हैं कि भालू और तेंदुए को इंसानों की आदत सी हो गई है। ऐसे में इन्हें इंसानों का डर बिल्कुल नहीं रहता और जब इन्हें यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल करके आजाद किया जाता है तो इनके इंसानी बस्तियों में आने का खतरा बढ़ भी जाता है। कई लोग नेशनल पार्क में के नाम पर लोगों की खासी तादाद को दाखिले की इजाजत देना नामुनासिब समझते हैं। वैसे ही तेंदुए इंसानी बस्तियों के आसपास रहने लगे हैं। इसी साल इस तरह के कई बड़े हादसा भी पेश आए हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर दाछीगाम जैसी माहौलियाती एतबार से हसास जगह पर इतने लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहा
तो नापैद हो रहे हांगुल के लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। उम्मीद यही है कि सरकार और मुतालिका महकमा इन तमाम मसाइल को दूर करने की पूरी कोशिश करेगा, जिससे इंसान और जानवरों में एक दूरी बनी रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। श्रीनगर में वाक़ई शंकराचार्य मंदिर को G20 लोगों से रोशन किया गया है। पूरा श्रीनगर शहर यहां से नजर आता है। झीले डल से 1100 फीट के करीब ये शंकराचार्य मंदिर की ऊंचाई है। हिंदुस्तान को पहली बार, आपको बता दें, कि G20 की सदारत मिली है। आप ये समझ रहे होंगे कि आखिर इस शंकराचार्य मंदिर पर G20 की लोगो क्यों नजर आएगी, क्यों मुनव्वर होगा, तो इसकी वजह भी आपको बता चलते हैं। भारत को यानी हिंदुस्तान को आज यानी 1 दिसंबर को G20 की सदारत करने की एक तरह से कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी मिल चुकी है। अब हिंदुस्तान 1 साल के लिए G20 की सरबराही करेगा। इस मौके को आपको बता दें कि खास बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने खास तैयारियां भी की हैं। इसीलिए पूरे मुल्क में 100 से अधिक ऐसे स्मारक हैं जिस पर G20 को दिखाया जाएगा। तो इसीलिए श्रीनगर को भी इसमें शामिल किया गया है। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। इसीलिए आपको बता दें कि आज ये मंदिर आप देख सकते हैं, पूरा श्रीनगर शहर यहां से नजर आता है। साथ ही साथ 1 दिसंबर से लेकर यानी आज से शंकराचार्य मंदिर को 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक 7 दिनों के लिए रोशन किया जाएगा। तो यहां की सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ लोग महसूस कर रहे हैं ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए रुख कर लेते हैं श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। सीधे तौर पर उनके पास हम चलेंगे। रईस मागरे, इस तरह की कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप शंकराचार्य मंदिर की? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आज पूरे जो देश में जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स हैं उनको जो है वो रोशन किया जा रहा है। यहाँ पे भी जो एंशिएंट गौरी जो यहाँ शंकराचार्य टेम्पल है इसको भी रोशन किया गया है और यहाँ पे भी उत्साह का माहौल है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनका भी यही कहना है कि ये एक पूरा गौरव है। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या उत्साहित है और कैसा उनको अभी फील हो रहा है। जी, आपका नाम? जी, मैं विनेश कुमार त्यागी हूँ और अभी वर्तमान में यहीं पे कश्मीर में ही पदस्थापित हूँ। और आज मुझे पता चला कि भाई भारत को जो है फॉर्मली G20 की जो अध्यक्षता प्राप्त हुई है। इस अवसर पर सभी जो भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको रोशन किया जा रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो पूरे विश्व में। इसी अवसर पर आज हमने आदि शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर के में दर्शन किए और ये एक ऐसा अवसर है, आज ही ये उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए इससे गौरव की बात नहीं हो सकती कि जो विश्व के जो सबसे बड़े और सबसे संपन्न 20 देश हैं उनकी अध्यक्षता करने का हमारे भारतवर्ष को अवसर मिला, जो कि एक परम गर्व की बात है। और आज इस अवसर पर हम यहाँ पर हमने दर्शन किए। तो दर्शन तो कर लिया है, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। जब इस लिस्ट में इस मंदिर को शामिल किया गया तो कोई और जो दर्शन करने वाले लोग हैं उनसे बात करिएगा अगर पॉसिबल हो पाए तो। उस वक्त उनको कैसी खुशी मिली थी, क्योंकि 100 मॉन्यूमेंट हैं, जैसा कि हमने अभी तफसीलात दी, 100 मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें से मंदिर शंकराचार्य को भी शामिल किया गया जहां पर G20 लोगो दिखाया जा रहा है। उस वक्त कैसी खुशी उन्हें महसूस हुई थी? जी हाँ, आप हमें बताइए कि जब ये सदारत मिली थी भारत को तो कितना आप खुश हुए हैं और आज आप यहाँ पे आए तो कैसा फील हो रहा है? मैं वीरेश त्यागी फ्रॉम मेरठ, मैं एडवोकेट हूँ। हम लोग यहाँ आए हुए थे श्रीनगर घूमने। जब हमें जानकारी हुई कि यहाँ मोन्यूमेंट्स पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है G20 की अध्यक्षता मिलने पर, तो हम भी उसमें शामिल हों, हम भी सेलिब्रेट करें। और ओके, आरती में रईस की अध्यक्षता मिला हमारे लिए बड़े आपकी आवाज सही तरीके से नहीं समझ पे आ रही है। आपसे सवाल करना चाहेंगे, झीले डल से 1100 फीट की करीब शंकराचार्य की ऊंचाई बताई जा रही है। इसको जब देखा जाता है तो कैसा महसूस होता है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, बताइएगा जरा।
जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 1100 फीट के करीब ऊंचाई है इस शंकराचार्य मंदिर की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो सिटी है वो यहाँ पे दिखाई देती है। हाँ। और यहाँ पे अक्सर जो है लोग आते हैं, ना सिर्फ हिंदू श्रद्धालु बल्कि और मज़हब के लोग भी जो है वो इस जगह का रुख करते हैं। काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है, इस जगह की अपनी एक हिस्ट्री है, एक तवारीख है, एक इतिहास है, तो इसीलिए इस जगह पे ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर को आज जो है वो लाइटों से सजाया गया है। यहाँ पे एक अलग तरह की रौनक है, लोग काफ़ी खुश है और लोगों का कहना है कि ये पूरे देश के लिए एक गौरव की बात है कि G20 की जो सदारत है वो आज देश को मिली है। और फॉर्मली आज से जो है वो 1 साल के लिए भारत जो है वो इसकी सदारत करेगा, तो काफ़ी खुश है यहाँ पे लोग। और साथ ही साथ अगर हम इस जगह की बात करें तो ये काफ़ी ऊंचाई पे वाक़या है और यहाँ पे पूरा जो सिटी है, श्रीनगर सिटी है, वो यहाँ से दिखाई देती है और काफ़ी ऊंचाई पे जो है ये मंदिर वाक़ा है। इसके साथ साथ ट्रैकिंग के लिए भी यहाँ पे लोग आते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे जो हिंदू श्रद्धा वो आते हैं बल्कि जो और मज़ाहिब के लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। और कुल मिला के अगर हम इस मंदिर की बात करें तो एक अपना इतिहास है आप इस मंदिर के हवाले से जानकारी भी दीजिए, साथ ही साथ कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करिए रईस की वो तस्वीरें भी दिखाते रहें ताकि हम ये देख पाएं और ये नाजरीन को हम ये दिखा पाएं कि इस वक्त कैसा नजर आ रहा है पूरा का वातावरण पूरा इस वक्त का। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरा जो मंदिर है इसको जो है वो एनलाइट किया गया है, यहाँ पे इल्यूमिनेट किया गया है और यहाँ पे रोशनी चारों तरफ से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है, जो यहाँ पे आए हुए लोग हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, अंदर भी पूजा हो रही है। जो बड़े बड़े हिंदू धर्मगुरु हैं वो यहाँ पे आए हैं, इसके साथ साथ जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, कश्मीरी पंडित यहाँ पे आए हैं। तो काफ़ी कुल मिला के अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी भीड़ है लोगों की यहाँ पे। और अंदर अभी यहाँ पे पूजा हो रही है। अभी अगर आप देखें तो श्रीनगर में टेम्परेचर जो है वो माइनस है, काफ़ी ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों का उत्साह देखते ही बनता है और लोग काफ़ी खुश है क्योंकि जिस तरह से भारत को ये सदारत मिली है तो लोग काफ़ी खुश है। तो लोगों में खुशी काफ़ी देखी जा रही है और इस खुशी का कहीं ना कहीं सबूत भी मिल रहा है क्योंकि इतनी ठंड होने के बावजूद भी और रात के 7:30 बज रहे हैं, तो ऐसे में लोगों बाहर आना और मंदिर के पूरे अहाते में खड़े रहना और दर्शन करना और इस वक्त जो लाइटिंग की गई है, रोशनी से मुनव्वर है पूरा इलाका, उसे देखना जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि लोग कितने खुश हैं। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कश्मीर बदस्तूर मुंजमद दर्जे हरारत की जद में है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी मजीद बढ़ेगी। इंचार्ज डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल सेंटर रामबाग श्रीनगर का कहना है कि अगले 2 हफ्तों तक बारिश या बर्फबारी की कोई पेशन गोई नहीं है। श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पहलगाम में कम से कम मनफी दर्जे हरारत 3.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कभी मौसम काफ़ी मतलब पिछले तकरीबन हफ्ता 10 दिन से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पूरा खुशुकी चल रहा है। मौसम ओवरऑल ठीक रहा है, फेयर वेदर रहा है। तो अभी भी आने वाले दिनों में मौसम 10 दिसंबर तक हफ्ता 2 हफ्ता मौसम अमूमन खुशुकी रहने का इम्कान है। 2 हफ्ता अभी कोई पेशन गोई नहीं है बर्फ़ का, अच्छी बर्फ़ का। तो लेकिन ठंड जो है बढ़ेगा, दिन को जैसे आज धूप था उसी तरह धूप रहेगा। हाँ, बीच बीच में कभी उबर आलूद यानी क्लाउडी बादल छाया रह सकता है। अदर दिन दिस कोई ज़्यादा बर्फ़ का या कोई बारिश का ऐसे कुछ वेदर नहीं है। एटमॉस्फेयर काफ़ी स्टेबल, जिसकी वजह से वादी कश्मीर में क्योंकि टेम्परेचर भी बिलो फ्रीजिंग लेवल चल रहा है, -1 -2 के आसपास चल रहा है। और सीज़न का लोवेस्ट वैसे भी श्रीनगर में आज कल -2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अब ये चल रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सुबह शाम और दिन को मौसम जो है हेजी रहता है, यानी विजिबिलिटी थोड़ा पुअर है या पुअर रहता है। और ये पहले भी रहता है, ऐसे बात क्लाइमेटोलॉजी के ये साल हर साल होते हैं। अब आने वाले दिनों में ठंड तो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, लेकिन दिन को मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है और ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर के इंचार्ज लोटस का कहना है कि द्रास अब हिंदुस्तान की सदर तरीन जगह नहीं रही। उनका कहना है कि लद्दाख में नए मेट्रोलॉजिकल मराकज की तनसीब के नए हकायक को सामने ला रही है। हिंदुस्तान में सरतरीन जगह यानी कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया का जब भी जिक्र आता है तो लद्दाख के द्रास इलाके का जिक्र आता है, लेकिन अब शायद इसमें अपडेट होने वाला है। कहा जाता है कि लद्दाख के कई इलाकों में नए वेदर स्टेशन लगाए गए हैं और इन स्टेशन से पता चला है कि कई इलाके ऐसे हैं जो द्रास से भी सर्द हैं। ये बता रहे हैं सोनम लोटस। इनसे ही जानते हैं कि वो इन इलाकों के बारे में क्या बताते हैं और कैसे ये इलाके सर्द तरीन
मकामात यानी कोल्डेस्ट प्लेसेस इन इंडिया का नाम अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल, पहले आज तक जो हम समझते थे कि द्रास जो है सबसे कोल्डेस्ट प्लेस इन लद्दाख या इंडिया करके मतलब एक रिकॉर्ड था, ये बिल्कुल ये है तो था, क्योंकि पहले वहाँ पे जो भी थर्मामीटर वगैरह टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे, थर्मामीटर यू नो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर थर्मामीटर लगाया था जो टेम्परेचर देखने के लिए। तो इसके बाद आप क्या लास्ट ईयर हमने इसी साल जो है 2022 में हमने लद्दाख के काफ़ी सारे जगहों पे ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑनरेबल गवर्नर हिज एक्सीलेंसी तो हमने पूरा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाया, मतलब लद्दाख के जो प्रोमिनेंट स्टेशन है जैसे ज़ंस्कार है, देन कारगिल तो है ही है, द्रास में ऑलरेडी था, तो इसी तरह नुब्रा वैली में लगाया, तो इसी तरह टंग से दुर्बुक स्टेशन है, न्योमा है ईस्टर्न लद्दाख में और ज़ंस्कार में। तो अभी तक तो रिपोर्ट यही है कि जब से हमने लगाया तब से जनरली जो है ज़ंस्कार और दूसरी तरह टंग से दुर्बुक या न्योमा है, तो क्योंकि वहाँ पे एक तो बिकॉज ऑफ दी टोपोग्राफिक कंडीशन हवाएं तेज़ चलती है तो बिल्कुल एक्सपोज है, मतलब कि प्लेट्यू टाइप है, तो जिसकी वजह से जो है बर्फीले हवाएं चलते हैं, तो इसके वो जगह अभी ठंडे है। अगर आज हम देखेंगे तो द्रास में आज -9 आज का जो है कम से कम दर्जा है, मिनिमम टेम्परेचर -9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, बल्कि ऑन द कंट्रोल टू दैट ज़ंस्कार में -16 रिकॉर्ड किया गया है। तो रिकॉर्ड्स पे अपडेट होंगे अब द्रास? बिल्कुल होंगे, उसमें कोई और नहीं है रिकॉर्ड, क्योंकि हम जहाँ तो हर 15 मिनट के बाद आपको वेदर डाटा ऑनलाइन एक्सेसिबल है, आप कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं हमारा वेबसाइट में जाके, तो आप खुद देख सकते हैं कौन सी ठंड है, कौन सी जगह गर्मी है। बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए कि अभी पहले था, लेकिन अभी दूसरी जगह पे जब हमने रिकॉर्ड किया तो द्रास के मुकाबले में ज़ंस्कार है, ज़ंस्कार में भी बादुम जगह, क्योंकि ज़ंस्कार तो बहुत बड़ा रीजन है, तो वो ठंड जगह है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जिला पुलवामा के मारवल इलाके में गुज़िश्ता रोज तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान ओखो पुलवामा का शौकत अहमद आई नामी आरजी मुलाजिम करंट लगने से खंबे से गिरकर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। आरजी मुलाजिम के अहले खाना ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वाक़े की जांच की जाए और आरजी मुलाजिम को मुआवजा फराहम किया जाए। शौकत अहमद का इलाज बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल में चल रहा है। वो गुज़िश्ता रोज पुलवामा के मारवल इलाके में उस वक्त बिजली का करंट लगने से खंबे से गिर गए जब वो तरसीली लाइन की मरम्मत कर रहे थे। शौकत के अहले खाना उसे महकमे की लापरवाही मान रहे हैं। बिजली मुलाजमीन यूनियन के अहदेदारों का कहना है कि हुकूमत ने बिजली महकमे में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन के मुतालबात को इल्तवा में छोड़ दिया है। इन्हीं डिलीवरी के साथ एक्सीडेंट होता है, रोज इनके साथ एक्सीडेंट होता है, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया जाता है। जहाँ तक सवाल है, जहाँ भी हमने देखा है सिर्फ डिलीवरियों के साथ जहाँ भी एक्सीडेंट हुए हैं डिलीवरी की इसके शिकार हुए हैं। आज हम इससे ये शौकत अहमद अलाई के साथ हुआ, कल दूसरे का साथ होगा। शौकत अहमद एक गरीब आदमी है, गरीब लड़का है। स्टेशन से छोड़ दिया गया, बेचारा ऑन ड्यूटी था तो इस हादसे का शिकार हो गया। उस टाइम बेचारे के पास कोई सहारा नहीं है सर। ये इसकी 2 बेटियां हैं घर में। अब गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं कि इससे मदद की जाए, फंड जल्द जल्द रिलीज किए जाए। अगर कोई लुकमे अजल होता है या कोई नाखीजा होता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 दिन के अंदर अंदर इसे मुआवजा दिया जाए, लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी है। हमें लगता है कि ये गवर्नमेंट की नाखीजा पॉलिसी है कि वो ये नहीं कर रही है। 1000 देता है, कोई 500 देता है, ये कहते हैं वही रिलीफ वही है, लेकिन जो असल रिलीफ है हम उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं सर। हमारे हर साल तकरीबन 400 रुपये कटते हैं हर PDL के कि आपका ये उस टाइम काम आएगा, लेकिन वो देते नहीं है। वो पता नहीं वो पैसा कहाँ जाता है। डिवीजनल इंतजामिया की तरफ से शुरू की गई हेल्पलाइन सुकून वादी कश्मीर में जरूरतमंद अफराद के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है। ये 24x7 हेल्पलाइन जून में शुरू की गई। इस हेल्पलाइन की शुरुआत के बाद मंशियात की लत में फंसे बहुत से मरीजों की मदद
करने में फराहम हुई है। रोजाना की बुनियाद पर इस हेल्पलाइन को कश्मीर डिवीजन के मुख्तलिफ हिस्सों से 25 से ज्यादा कॉलें मौसूल होती हैं। इन मरीजों को काउंसलिंग के अलावा रिहैबिलिटेशन की सहूलियात भी हासिल होती है। मरीजों को मदद फराहम करने के लिए हेल्पलाइन श्रीनगर में कोविड कंट्रोल रूम से काम करती है। 24 आवर्स चालू रहती हैं और इसमें हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए हैं। अब हम लोग 6 काउंसलर्स को 2 वीक्स के लिए यहाँ पे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग देते हैं। पहले हम उनको काउंसलिंग सिखाते हैं कि काउंसलिंग कैसे की जाती है। उसके बाद हम उनको पेशेंट्स से डायरेक्ट मतलब जो भी मेडिकेशन है उनके विड्रॉल सिम्टम्स क्या है उनके ये उसके लिए हमने उनको डॉक्टर यासिर हमारे साइकेट्रिस्ट हैं उनके पास हमने उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा होता है कि इसमें कैसे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। अभी हमारे बहुत सारे कॉल्स आए हैं जो मतलब पेशेंट्स तो नहीं आते हैं, हमारे पास कॉल्स आती है बिकॉज फेस टू फेस हम लोग डील नहीं करते हैं और हम यही चाहते हैं कि मतलब अगर उनको कोई भी रुकावट आएगी फेस टू फेस करने में हमें मिलने में तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ हम लोग उनको कॉल पे ही ट्रीटमेंट देते हैं और हम सेशंस उनको बाकायदा काउंसलिंग सेशंस इस पे देते हैं और इनको हम साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और अपने आप को कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनको बताते हैं। अभी हम लोगों ने अभी ये रिसेंटली स्टार्ट हो गया है तो हम लोगों ने अभी कम से कम 20-25 लोग हम लोग मतलब कॉल्स लेते हैं। 30 बेड हॉस्पिटल हमारा यहाँ पे है ड्रग एडिक्शन सेंटर में, वो कभी खाली नहीं होता है और मतलब ओवर इतने पेशेंट्स होते हैं कि हमें मतलब बेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं और ये लत ऐसी पड़ी है कि हमारा जो यूथ है मुस्तकबिल जो हमारा है वो तबाह हो चुका है। तो हम चाहते हैं इंशाल्लाह वो सब ठीक हो जाए, इसीलिए लोगों ने ये सुकून की जो हेल्पलाइन है तो वो खोली है। बीएसएफ सरहद पर किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। कश्मीर की सरहदें महफूज हैं और फौज दरअंदाजी को रोकने के लिए सरहद के हर हिस्से और गोशे पर नजर रखे हुई है। आईजी बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने न्यूज 18 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि बीएसएफ सरहदों पर हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि ड्रोन एक नया चैलेंज है और हम इसे रोकना जानते हैं। अपनी बहादुरी और अपने दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में वो काम करते हैं, चाहे वो ये ठंडा इलाका हो कश्मीर का या रेगिस्तान हो राजस्थान का या डिफ़िकल्ट एरिया हो सुंदरबंस या नॉर्थ ईस्ट का। सो थ्रू आउट देयर सर्विस वो बड़े मुश्किलात एनवायरनमेंट में काम करते हैं। उनको ट्रेन किया जाता है और वो बड़े दृढ़ संकल्प है। देश की सेवा में वो हरदम जागरूक रहते हैं और देश की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कश्मीर की बॉर्डर पे हम बीएसएफ काम करती है ओवरऑल ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ आर्मी। तो आर्मी के जवान और बीएसएफ के जवान कंधा से कंधा मिला के पूरी बॉर्डर को सिक्योर करते हैं। आर्मी और बीएसएफ मिलके टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी एम्प्लॉय कर रहा है और हमारे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम सब किसी जगह एडवांस एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम, कई जगह जो ज़्यादा वल्नरेबल है वहाँ पे स्मार्ट सिस्टम लगाए गए हैं। तो वो एक फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। उसके बाद हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, हमारे जो की लोकेशंस हैं वहाँ पे हमारी पार्टीज़ और सर्विलेंस इक्विपमेंट इन सब को यूज़ करके, और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ लेयर भी है। सो इस तरह से हम बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से आर्मी के साथ इंश्योर करते हैं कि हमारी बॉर्डर सेफ है। जी, ड्रोन एक नया चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली सम पर्टिकुलर फ्रंटियर में वो ज़्यादा है, कुछ फ्रंटियर में वो कम है। कश्मीर फ्रंटियर में हमको ऐसे ज़्यादा इंसिडेंट नहीं मिले हैं, लेकिन उसको हम फ्यूचर में आने वाला चैलेंज देख सकते हैं और हम उसके लिए तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में एहतजाज कर रहे कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज मुलाजमीन ने आज मरकजी हुकूमत से आरटीआई के जवाब का नोट लेने का मुतालबा किया है, जिसमें हुकूमत ने एतराफ़ किया कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद वादी में अक़लियतों पर हमलों में काफ़ी इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि मरकजी वज़ारत दाखिला ने खुद एतराफ़ किया है कि अक़लियतों बशमुल कश्मीरी पंडितों, सिखों और गैर मकामी लोगों की
टारगेट किलिंग में पिछले 3 सालों के दौरान इजाफा देखा गया है। उन्होंने वजीर आजम और मरकजी वजीर दाखिला से आरटीआई के जवाब का नोट लेने और उनकी मांग को पूरा करने का मुतालबा किया। मुलाजमीन अपनी नौकरियों को कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने की लगातार मांग कर रहे हैं। बता रहे हैं सरकार को कि वहां पे जो माइनॉरिटीज है, खासकर जो एम्प्लॉयज है, उनको जब आप वर्किंग प्लेस पे निशाना बनाओगे तो जाहिर सी बात है उनके अंदर डर का माहौल है, फेयर साइकोसिस है और वहां पे अभी इतना सारा सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं है जो एक एक एम्प्लॉय को सिक्योर करे, उनकी जानों की सुरक्षा करे। इस प्रकार हम बोल रहे हैं कि उनको कि डे 1 से 12 मई के बाद ही हमने बोला उनको कि इस चीज का फिलहाल एक ही सोल्यूशन है, वो रिलोकेशन है। इस पीएम पैकेज एम्प्लॉय को रिलोकेट कीजिए, घाटी से बाहर अटैच कीजिए यहाँ पे आरसी ऑफिस जम्मू में। जब तक आप वहां पे ग्राउंड पे हालात ठीक नहीं करोगे, जब तक आप वहां के टेरर इकोसिस्टम को ध्वस्त नहीं करोगे, जब तक आप टेरर सिंपथाइजर्स को वहां पे आइडेंटिफाई नहीं करोगे, ये पता ही नहीं होता है कि दिन में ऑफिस में होता है और एक सिक्योर जोन के अंदर कैसे किलिंग होती है। यही तो ये एम्प्लॉय बोल रहा है। जब से हम वहां जॉब करने गए हैं, कश्मीरी पंडित को लेकर जो हालात हैं वो बदले नहीं है, लेकिन अब सरकार भी मान रही है कि टारगेट किलिंग जो है वो हो रही है और ये भी मान रहे हैं कि माइनॉरिटी जो कश्मीर में है वो उनके साथ जो है जाती हो रही है। मुझे लगता है अगर सरकार को इस वक्त ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बनती है सबसे पहले एम्प्लॉयज की जान को बचाना, उनकी जान की सुरक्षा करना। तो इसमें कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉय है वो टारगेट हुआ है। 2 पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की वर्किंग पुलिस पर हत्या हुई है। मुझे लगता है सरकार के पास एक मौका है कि वो इस वक्त जो है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो पीएम पैकेज के अंडर काम करता है उसको यहाँ जो है करेंगे रिलीफ रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस में। और इसके बगैर मुझे लगता है कि और कोई सोल्यूशन और कोई विकल्प जो सरकार के पास नहीं है। अब जब बाहर के लोगों की भी हत्याएं हो रही है, वहाँ पे मजदूरों को मारा जा रहा है, तो मैं भी अब उनको याद आ रहा है कि नहीं, सच में हिंदुओं के साथ वहाँ जाके कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ऐसा जाके जब तक कश्मीरियों की डेथ्स होती, किलिंग्स होती थी, तब तक उनको ये चीज नजर नहीं आ रही थी। बट मैं चाहती हूँ अगर अब उनकी आंखें देर से ही खुली है तो चलिए देर से ही सही, लेकिन अब तो वो सोचे, अब तो वो गलत सोचों पे विराम लगा ले, अब तो वो सही राह देखे, वो सही हमारे लिए सोचे, हमें यहाँ शिफ्ट कर ले तब तक जब तक वहाँ पे वो एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट नहीं करता, सिक्योरिटी फुल नहीं कर देते और वहाँ पे वो टेरर जोन फ्री नहीं कर देते। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने आज डाली गांव जिला डोडा का दौरा किया और एक रैली से खिताब किया। आजाद ने कहा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को इससे ज्यादा दिया है जो पार्टी ने उन्हें दिया है। वो कांग्रेस सा पार्टी मुझे वापस नहीं दे सकती जो मैंने बरसों से उसके लिए किया है। आजाद ने कहा कि मैंने हमेशा हर रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनाई है। आज कांग्रेस किसी भी रियासत में हुकूमत क्यों नहीं बना पा रही, क्योंकि मैंने हमेशा इन रियासतों में दिन रात काम किया है कि मुझे इंदिरा गांधी के साथ बहुत छोटी उम्र में, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी अभी, उनके साथ पार्टी में काम करने का मौका मिला और उनके साथ 3 साल वजीर होने का भी उनकी काबीना में मौका मिला। इन हालात को देखते हुए मैंने कहा अल्लाह के पास जाने का वक्त आ गया, उम्र जब बढ़ती है उससे जाने से पहले अपने घर को देखो। बहुत जिंदगी दी हमने हिंदुस्तान। मेरे साथी ने ठीक कहा कि मैंने कांग्रेस से जितना लिया है उससे 1000 गुना दिया है। सूद अभी भी मेरा सूद दर सूद वो पार्टी अभी 1000 साल में वापस नहीं कर सकती। कौन सी स्टेट है जो मैंने उनको जिता के नहीं दी हिंदुस्तान की, जहां मैंने उनको हुकूमत बना के नहीं, आज क्यों नहीं बना? क्योंकि मैं 2-2 साल वहीं रहता था। मैं खेतों में टॉयलेट करता था, मैं पंचों सरपंचों के घर रहता था आंध्रा कर्नाटक महीनों भर। पंजाब में 4 साल 26 मिनिस्ट्री छोड़कर हमले हो। 4 साल मैंने सिर्फ एक वक्त का खाना खाया। आज देखें कोई लीडर जरा खा के वाजवान जो बढ़िया था सर पंच में टिका।
पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद इकबाल तरम्बू ने एसएमसी कॉर्पोरेटरों को धमकी दी है, अगर वो एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालना बंद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। वो आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इकबाल तरम्बू ने कहा कि एमएसएस कॉर्पोरेटर एक दूसरे की जासूसी करके वक्त ज़ाया कर रहे हैं और श्रीनगर के आवाम को नुकसान उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। इनका कहना है कि सरकारी एजेंसियों को करप्शन के इल्जामात की तहकीकात करनी चाहिए जो ये कॉर्पोरेटर एक दूसरे पर लगा रहे हैं। करप्शन में अगर मुलवस हमारे कॉर्पोरेटर हैं तो यकीनन फिर लोगों का काम कहाँ हो रहा है। स्टेट लैंड की बात कर रहे हैं कि स्टेट लैंड पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ये शहर खास के लोगों के साथ नाइंसाफी है। डल में मैग्डमाइजेशन हो रही है, उस डल में मैग्डमाइजेशन हो रही है जिस डल के लिए करोड़ों और अरबों रुपया सरकार प्रिजर्वेशन के लिए खर्च कर रही है, जिस डल के लिए हाई कोर्ट ने कितने ऑर्डर पास किए हैं कि ये ग्रीन एरिया मेंटेन हो। जब आप वहाँ मैग्डमाइजेशन करते हैं तो यकीनन इससे क्या होगा, इससे गाड़ियों की आमदरफ्त बढ़ेगी और मटेरियल का आना जाना आसान हो जाएगा। रिजल्ट कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंगें बनेंगी। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह पब्लिक डोमेन में आकर एक दूसरे पर एक्विजिशंस, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने में वक्त जो ज़ाया होता है, ये बेहतर होगा कि ये वक्त वो लोगों की फलाह बहबूद की। हाँ, कहीं डिस्क्रिपेंसी है, गलती है, रिपोर्ट कीजिए, एजेंसीज को रिपोर्ट कीजिए, ये उनका काम है। हर कोई काम कॉर्पोरेटर हजरात नहीं कर सकते हैं। सज़ा भी वही देंगे, जज भी वही बनेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी वही करेंगे। ये तो अलग अलग महकमा है इसके लिए। मतलब ये कि मेयर को हटाना नहीं चाहिए, काम करो अपना। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है मेयर कौन बने कौन नहीं बने। हमारा मतलब ये है कि अगर आप लोगों का काम नहीं करेंगे, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो दिन दूर नहीं है कि लोग सड़कों पर आपके खिलाफ मुजाहरा करेंगे और आपको मजबूर करेंगे अपने ओहदों से मुस्तफी होने के लिए, और उस वक्त हम भी इन लोगों के साथ होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना इब्तू ने कहा है कि ये सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है, जबकि बिजली और दिगर अशिया ज़रूरिया की किल्लत की वजह से आवाम को परेशानी का सामना है। उन्होंने कहा कि सेब की कीमतों में गिरावट को लेकर सरकार ने इस सनत को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जबकि आवाम को गूनागू मुश्किलात का सामना है। दमहाल हाजीपुरा में आज वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें मकामी वर्करों ने शिरकत की। आधा घंटा 4 घंटे गायब हो जाते हैं, एक मिस कॉल की तरह आती है। घर के अंदर जो सामान है, चाहे ब्लोवर है, गीजर है, वो खराब हो जाते हैं। क्योंकि अगर इनको शेड्यूल बनाना होता, अगर 4 घंटे बिजली देनी है, मेहरबानी करके 4 घंटे बिजली दे और उसके बाद कहीं और 4 घंटे देनी है और लोगों को एक उसमें एडवर्टाइज करे, लोगों को जानकारी दे, ये 4 घंटे बिजली रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। इसी तरह शुगर का आप देखें, कहीं पे नामो निशान नहीं है। केरोसिन ऑयल आप यकीन नहीं करेंगे, खुदा की कसम, हमने ये जो रखे थे लालटेन, हमने सोचा था इनको जलाएंगे, लेकिन कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बोतल केरोसिन ऑयल मिले, नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से हम इनको जला नहीं पाए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की मजमूई सतह पर बहाली के लिए कब्ल अज वक्त असेंबली इंतखाबात कराने पर जोर दिया। पीडीएफ चेयरमैन ने अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में हुकूमत की मुकम्मल नाकामी पर तनकीद करते हुए कहा कि बिजली की मौजूदा बहरान की वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त कोई गुजारा नहीं, सरमाया नहीं। अगर था इनके पास कुछ, वो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री थी। वो सरकार को भी मालूम है, आवाम को भी मालूम है किस मुश्किलात में फंस गए लोग, और इस वक्त भी वो सेब वगैरह जो हमारी फ्रूट बड़ी इंडस्ट्री थी काफ़ी मुतासिर हुई, जिस पर लोग गुजारा कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन के बारे में बार बार कह दिया कि इलेक्शन करेंगे। अब वक्त आ गया है, इनको जो फॉर्मेलिटीज़ करनी थी जो इस बारे में, इनको चाहे कि इलेक्शन कमीशन से रुजू करे ताकि इन इलेक्शन का इनेकाद करे। जिस दलदले और मुसीबत में लोग इस वक्त फंसे हुए हैं उनको। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक असेंबली मेंबर खुकरनाक अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की लगातार ताखीर यहाँ के अवाम के लिए दर्द सर बन चुकी है।
जबकि अवामी हुकूमत ना होने की वजह से लोगों को बिजली की नामुनासिब सप्लाई जैसे कई मसाइल का सामना है। तो उसके सिवा हम और क्या कह सकते हैं। जब से यहाँ गवर्नर का रूल शुरू हो गया तब से हुकूमत, मरकजी हुकूमत यही कहती रही है कि आज नहीं तो कल हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन उसके बाद 5 अगस्त 2019 का वाक़ा हुआ। उसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि 2020 में हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले और हमें ये यकीन दिलाया गया कि स्टेटहुड भी वापस दिया जाएगा और इलेक्शन भी कराए जाएंगे। लेकिन आज तक आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये देख के हमें यही लगता है कि ज़्यादा बन चुकी है मरकज़ की, कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। लेकिन हर हाल में मैं यही कहूँगा कि अगर हम कहते हैं कि ये जमहूरियत का कोई नाम है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। इनको स्टेट को स्टेटहुड वापस देना चाहिए और इलेक्शन हो जानी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से मुश्किलात में। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किसानों को कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के सिलसिले में फ्रूट मंडी कुपवाड़ा में एक रोजा बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हवाले से फ्रूट ग्रोवर्स को माहिरीन ने जानकारी फराहम की ताकि कुपवाड़ा जिले में इस सनत से वाबस्ता लोगों को कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल हो सके। कश्मीर के बाकी हिस्सों की तरह गुरेज में भी आज से प्राइमरी सतह तक के स्कूल सरमाई तातीलात के लिए बंद हो गए। ताहम गुरेज के मकामी आबादी ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके की जोग्राफियाई और मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए गुरेज में तमाम क्लासों के लिए सरमाई तातीलात का ऐलान किया जाना चाहिए। मकामी लोगों का कहना था कि रवा साल गुरेज में वक्त से पहले ही भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जबकि इंतजामिया इस बात से बाखबर है कि यहाँ के स्कूलों में गर्मी का कोई इंतजाम नहीं है। बर्फ ही बर्फ है। और जब हम सुनते हैं कि श्रीनगर में भी दिन ब दिन जो टेम्परेचर है वो गिरता जा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए गुरेज में भी काफ़ी ये जो टेम्परेचर है काफ़ी गिर रहा है और स्कूलों में कोई हीटिंग का अरेंजमेंट नहीं है। इसकी वजह से मेरी गुजारिश होगी डिविजनल इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, कि वो कम से कम हाई स्कूलों तक। इंतजामिया ने अपनी ताज़ा तरीन मीटिंग में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है और प्रोजेक्टों को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए ज़मीन अलॉट की। कौंसिल ने जुलाका मोहल्ले को हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से जोड़ने के मकसद से फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट 23 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इलाके के लोगों और जम्मू कश्मीर शहर के आम शहरियों ने इस कदम को सराहा है। लोग यूटी में तेज रफ्तार बुनियादों पर तरक्की के लिए एलजी इंतजामिया की कोशिशों को सराह रहे हैं। गवर्नर साहब ने वो बोला है कि यहाँ से फ्लाईओवर बनेगा, पहले गवर्नमेंट को उस पर एक सर्वे करना चाहिए। यहाँ बहुत मोहल्ले के लोगों के जो मकान हैं वो आएंगे। गवर्नमेंट को एक हाई लेवल की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके पहले एक फ्रेम बनाए, उसके बाद ही गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन ले कि यहाँ की आम आवाम को कोई दिक्कत ना हो, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को परेशानी ना हो। इस पर गवर्नर साहब को ज़रूर सोचना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिवली काम कर रही है और इफेक्टिवली काम कर रही है। अगर आप कंपेयर करें, कश्मीर की आबी पनाहगाहों में दुनिया भर से आए हजारों मेहमान परिंदों की आमद से रौनक छाई हुई है, लेकिन पिछले कई सालों से मेहमान परिंदों की आमद में कमी हुई है। आबी पनाहगाहों और झीलों में आलूदगी के चलते मेहमान परिंदे मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। देखिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। हर साल सितंबर के आखिरी हफ्ते से साइबेरिया और दीगर सेंट्रल एशियाई ममालिक से आकर ये मेहमान परिंदे कश्मीर की आबी पनाहगाहों की वीरानी को अपने वजूद की रौनकों से आबाद करते हैं और अप्रैल आते आते वापस चले जाते हैं। लेकिन पिछली एक दहाई से कश्मीर में मेहमान परिंदों की आमद में मुसलसल कमी हो रही है। आबी पनाहगाहों यानी वेटलैंड्स की खराब हालत इसके लिए बड़ी वजह बताई जाती है। 13.75 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैले हुकरसर आबी पनाहगाह में एक जमाने में 5 लाख तक परिंदे दिसंबर में जमा होते थे, लेकिन एनुअल एशियन वाटर बर्ड सेंसस के मुताबिक साल 2021 में यहां सिर्फ
65,000 मेहमान परिंदे दर्ज किए गए। अब की बार होकरसर आबी पनाहगाह में हालात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ ने होकरसर की मैनेजमेंट के लिए काफी काम हाथ में लिए हैं, जिनसे अच्छे नताइज की उम्मीद है। हमारा स्नोफॉल जब हो जाए, वहाँ जो है आपका जो है विंटर सीजन ज़्यादा वहाँ हार्श कंडीशंस हो जाएंगी, वहाँ से यहाँ तक हमारा जो है मिटिगेटिव मेजर्स इन प्लेस है। हमारा वाटर टेबल इस टाइम बिल्कुल कांस्टेंट है। नए एरियाज़ में हमारा पानी आ गया है और हर एक एरिया में बर्ड्स जो हैं सेटल हो रहे हैं। और बाई जनवरी इंशाल्लाह हमारा जो है लगभग जो हमारा पिछले साल का काउंट था 5 लाख, उससे ज़्यादा ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मकामी बर्ड वॉचर 5 लाख परिंदों की आमद तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन इन्हें पिछले साल के मुकाबले में बेहतर आमद की उम्मीद है। 5 लाख बर्ड्स भी रिपोर्ट हुए, 7 लाख भी, लेकिन फिर जब 2021 में यहाँ पे सेंसस हुआ तो उस टाइम 65,000 ही आए। लेकिन इस साल मुझे लगता है बहुत आएंगे, क्योंकि इस बार यहाँ पे थोड़ी बहुत काम भी चल रही है और ये जो पैच है ये पूरा क्लीन किया गया है इस टाइम। तो उम्मीद एक्सपेक्टेशन है मुझे इस साल आने की, क्योंकि इस टाइम इस महीने में नवंबर के महीने में यहाँ पे अच्छा नंबर है। होकरसर में बेहतरी के लिए काम हो रहा है, लेकिन वुलर झील और दीगर कई आबी पनाहगाहों की हालत खराब है। पिछले कुछ सालों में आबी पनाहगाहों से बाहर परिंदों के शिकार की भी शिकायत आती थी, लेकिन अब इसमें बहुत कमी आई है। शिकार का तो हम एक्सक्यूज देते थे, मगर एक्चुअली में हमारे पास अगर हमें सच्चाई सुनने की ताकत होनी चाहिए। एक्चुअली में हमारे वेटलैंड्स उस कंडीशन में नहीं रहे जो आज से 10 साल पहले ही ले लीजिए, उस कंडीशन में नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों ने इन्हें बर्बाद कर दिया। इनके ऊपर कॉलोनीज बनाई, इनको तबाह बर्बाद एज डस्टबिन हमने इनको यूज़ किया है। अदरवाइज हंटिंग से भी उतना नहीं होता है जितना कि इनकी बैड हेल्थ जो होती है वेटलैंड्स की, ये खाएंगे क्या यहाँ। हर साल मेहमान परिंदों की तकरीबन 45 किस्में यानी स्पाइसीज कश्मीर की आबी पनाहगाहों को अपना मस्कन बनाती हैं, और कुल मिलाकर इन मेहमान परिंदों की तादाद 8 से 10 लाख के बीच रहती थी, लेकिन अब ये काफी कम हो गई है। कश्मीर में होकरसर के अलावा 4 रामसर साइट्स हैं जो इंसानी बस्तियों के बेतहाशा फैलाव की वजह से सिकुड़ते जा रहे हैं। आबी पनाहगाहों की हिफाजत और देखरेख ही मेहमान परिंदों की ज्यादा तादाद में आमद की जमानत है। ऊंची उड़ानें भरने वाले इन परिंदों को पता है कि जमीन पे बसेरा कैसे किया जाता है। काश सब इंसान ये समझ पाते, तब ये अहम आबी पनाहगाहें तबाह हाल नहीं होती। फेरोज वानी के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।